नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्तोत्र सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में। दोस्तों, क्या आपको पता है जो हमारे देश की आधी आबादी है, जो हमारी दुनिया की आधी आबादी है, उसमें महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है? हमारे देश के अंदर जो वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स है वो कितना परसेंट है? ये आंकड़े बहुत दुखद हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ये अफ्रीका को हम डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, अंध महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ में बहुत पीछे है, शिक्षा और हेल्थ, हर एक चीज़ में। उन देशों में भी, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी इंडिया से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे डाटा बताऊंगी जिसमें आप देख पाएंगे कि क्यूबा, निकारागुआ और इसके अलावा जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जिसकी हम हर तरीके से आलोचना करते हैं, वो भी हमारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है संसद में, वो उस मामले में हमसे आगे है। बांग्लादेश हमसे आगे है। और हम बात करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम सबसे सहिष्णु हैं, हम सबसे संस्कारी हैं, हम सभ्य समाज के लोग हैं, हमारे समाज में वैदिक काल से महिलाओं का सम्मान किया जाता है। लेकिन आज आपके सामने जो आंकड़े हैं वो उससे बहुत इतर हैं। मैं प्रतिष्ठा बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस गुरुजी में। आज हम देखेंगे कि हमारे देश के अंदर महिलाओं का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो कितना है, और इसके लिए कौन सा बिल पास हुआ है, कौन से अमेंडमेंट्स किए गए हैं उस स्तर को बढ़ाने के लिए। इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक। अभी हाल ही में 25 सितंबर 2022 को लोकसभा और राज्यसभा ने एक बिल पास किया जिसको हमने नाम दिया है नारी शक्ति वंदना अधिनियम। ये हमारे 128वें संशोधन से नारी शक्ति वंदना अधिनियम पास किया गया लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सर्वसम्मति से। हालांकि इसकी मांग जो है वो आपकी 26 साल से पेंडिंग थी, चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट थी 1996-7 में, तो उस समय ये बिल आया था। लेकिन चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, अगर आपको पता हो, तो वो बिल पेंडिंग ही रह गया था, वो पास नहीं हुआ। और तब से लेके आज तक ये बिल हमारी संसद के अंदर पेंडिंग ही था। थैंक्स टू दिस गवर्नमेंट कि इन्होंने ये काम किया और इस बिल को पास किया। और इस बिल को लाकर इन्होंने वीमेन रिजर्वेशन बिल लाया, जिसके अंदर ये बात की गई कि 1/3 ऑफ द सीट्स, 1/3 सीटें, 33% सीटें आपकी आरक्षित रहेंगी महिला के लिए। ठीक है, जो टोटल सीट्स होती हैं आपकी लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में महिला के लिए रहेंगे, उसमें से 33%। 1/3 रिजर्वेशन की बात की गई है, हमारा महिला आरक्षण की बात की गई है। अच्छा, इसमें भी आपको जानना है कि लोकसभा में की गई है, ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जितने भी, उनके अंदर में की गई है। और इसके अलावा स्टेट असेंबली जो राज्य विधानसभा होती है, जो हर स्टेट की अपनी असेंबली होती है, वहाँ पे 1/3 आरक्षण है महिला को मिलने की बात की गई है। लोकसभा में 1/3 आरक्षण मिलने की बात की गई है, और केंद्र शासित प्रदेश में 1/3 आरक्षण मिलने की बात की गई। देखिए, राज्यसभा को इससे बाहर रखा गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वीमेन रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इन्होंने जो भी किया, जैसे भी सोच के किया। फिलहाल आप ये जानिए कि लोकसभा और केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनमें ये प्रोसीजर लागू किया जाएगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं, थोड़ा सा डाटा जानते हैं और देशों में कितना है, हम किस तरह से कितना पीछे हैं। जो सो कॉल्ड जो हमसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी इस मामले में हमसे आगे हैं। थोड़ा सा डाटा के साथ मैं बात करती हूँ। जो हमारा पाकिस्तान देश है, जो कि बहुत कट्टर मुस्लिम देश माना जाता है, वहाँ पे भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सरकार में हमसे ज़्यादा है, इंडिया से ज़्यादा है। बांग्लादेश में हमसे ज़्यादा है। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा हैं। देखिए, हमारे राज्यसभा में 82 है। ठीक है, राज्यसभा के अंदर हमारे 82 है, जो कि 15% है। सॉरी, लोकसभा के अंदर हमारे 82 है वीमेन, महिला का जो नंबर है लोकसभा के अंदर 82 है, विच इज जस्ट 15%। ठीक है, लोकसभा में सिर्फ 15% है। उसके बाद आते हैं राज्यसभा में। ये इंडिया की बात की जा रही है अभी, इंडिया, ये इंडिया। राज्यसभा में हमारा जो आरक्षण है, सीटें हैं, वो हैं 13%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लोकसभा में हमारा 15% है, राज्यसभा में हमारा 13% है। और इसके साथ ही साथ ये इंडिया का है। इसके अलावा पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में हमारा 20% है। इस मामले में वो हमसे दे आर फार बेटर देन अस। पाकिस्तान में 20% महिलाओं को प्रतिनिधित्व है पार्लियामेंट के अंदर। इंडिया में सिर्फ 15%, 13% पे जहाँ पे हम हैं। ठीक है, उसके अलावा बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो उनका भी परसेंटेज हमसे ज़्यादा है।
बांग्लादेश में आपका 21% है, 20% पाकिस्तान में, 21% बांग्लादेश में। उसके बाद आते हैं क्यूबा पे, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो कि बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्रीज मानी जाती हैं। क्यूबा में आपका 53% है, ठीक है। निकारागुआ एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकी देश है निकारागुआ, ठीक है। निकारागुआ में अगर डाटा की बात करें तो 52% है। और इसके अलावा रवांडा में 61% है, ठीक है। ये डाटा जो मैं आपको दे रही हूँ, ये तीनों जो कंट्रीज हैं, क्यूबा, निकारागुआ और रवांडा, ये तीनों अफ्रीकी देश हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पेक्टिवली 53%, 52% और 61%। ये तीनों टॉप नंबर पे आते हैं महिलाओं के प्रतिनिधित्व में। कौन कौन से? क्यूबा, निकारागुआ और रवांडा, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान में 20%, बांग्लादेश में 21%, और हमारे इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं इट इज़ लेस देन 15% एंड 13%, ठीक है। तो ये हमारी स्थिति है वीमेन रिप्रेजेंटेशन में। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारा महिला आरक्षण बिल लाया गया। हालांकि सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको सर्वसम्मति से पारित तो कर दिया, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ जी, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो खुद अपने चुनावों में 33% वोट महिलाओं को कभी नहीं देते हैं। सीटों को जो टिकट होती है उनमें 33% महिलाओं, तो बहुत दूर की बात है, 10% भी दे दें बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। तो ठीक है, ये सारा आपने देख लिया। अब आते हैं इसके फीचर्स पे। बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ये बिल आया था, तब से बिल पेंडिंग है, अब जाके पास हुआ है। अब आते हैं इसके फीचर्स। इस अमेंडमेंट में जो 128वां संशोधन हुआ, जिसके द्वारा नारी शक्ति वंदना अधिनियम लाया गया, उस अमेंडमेंट में आर्टिकल 330A के अंतर्गत ये लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। 330A के प्रभाव से ये लोकसभा में लागू होगा। 330A, आर्टिकल 330A, मैं शॉर्ट में लिखती चल रही हूँ। आर्टिकल 330A लोकसभा के अंदर, आर्टिकल 330A, इसके द्वारा लोकसभा में ये लाया जाएगा, ये 1/3 आरक्षण लोकसभा। इसके अलावा जो आपके 330 आर्टिकल 332A एक इसमें ले आया गया फीचर 332। इसमें क्या होगा कि जैसे आपको पता होगा कि 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर SCs एंड STs। 1/3 सीट हमारी पहले से ही ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व्ड है। तो उन 1/3 सीटों में भी 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा। समझ में आ रही है बात? जो हमारे टोटल में से जो 1/3 रिजर्व था, जो 1/3 रिजर्व रहेगा, वो जो हमारा जो SC ST के लिए सीट रिजर्व है, उसमें भी 1/3 ये लागू होगा महिलाओं के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर SC और ST की जो सीटें हैं उसमें भी 1/3 रहेगा रिजर्वेशन महिलाओं के लिए। और इसके अलावा जो टोटल सीट्स रहेंगी उसमें भी अदर देन दिस SC ST के जो रिजर्व है उसमें भी 1/3 रहेगा, और टोटल में भी 1/3 रहेगा महिलाओं के लिए। और इसके अलावा 1/3 रहेगा ओवरऑल भी जो सीटें रहेंगी उसमें रहेगा। ये नहीं है कि SC ST के अंदर भी अगर आप दे दे रहे हैं तो ओवरऑल में से कम कर दें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। देखिए, बात तो कर दी गई कि जो है हम महिला शक्ति वंदना अधिनियम ले आ रहे हैं, लेकिन ये कह दिया गया कि ये जो है सेंसस के बाद ये लागू होगा, लेकिन इसमें ये क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया कि किस ईयर से ये लागू होगा। जैसे मान लीजिए 27 से आपका जो सेंसस वो होगा, और उसके बाद बात की जाती है डिलिमिटेशन की, सीटों के आवंटन की और महिला आरक्षण की, कि जब हमारा 27 का जनगणना होगा तो उसके बाद ये चीज़ें लागू होंगी। लेकिन उसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि किस साल से लागू होगी, आफ्टर द सेंसस, बस इतना क्या कहा गया है। तो ये थोड़ा सा एम्बिगियस है कि अगर वो सरकार के ऊपर फिर हो जाएगा कि वो कब से लागू करें ना करें, जो भी है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर इनको करना चाहिए। तो दूसरी बात, राज्यसभा के अंदर इस चीज़ को नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया ये वही जाने, क्योंकि राज्यसभा में भी आप देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने दिखाया था 13% का है, बस 13% जो है वो रिप्रेजेंटेशन है वीमेन का। तो राज्यसभा में नहीं किया गया, लोकसभा, स्टेट असेंबली और यूनियन टेरेटरी में किया गया। राज्यसभा को क्यों बाहर रखे हैं, ये चीज़ थोड़ा सा बहुत ठीक नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या कंसिक्वेंस है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं महिला आरक्षण बिल के, ठीक है। फ़ायदों की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये सूरत बदल सकती है देश की महिलाओं की, और जहाँ पे महिला मजबूत है वहाँ पे परिवार मजबूत है, सब कुछ बढ़िया तरीके से चलता है।
क्योंकि एक शिक्षित महिला पूरे घर को, सारे बच्चों को और पूरे घर को अच्छे से चला सकती है। तो वीमेन को एम्पावर होना और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके एडवांटेजेस देखते हैं हम। फ़ायदे, महिला आरक्षण बिल के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, एडवांटेजेस में हम बात करेंगे। रिड्यूसेस जेंडर पैरिटी, ये जो लैंगिक भेदभाव को जो है ये कम करता है। लैंगिक भेदभाव मतलब सबसे पहली बात तो ये थोड़ी सी इक्वलिटी को प्रमोट करेगा कि आदमियों का रिप्रेजेंटेशन इतना है 85% है, महिलाओं का 15 है, तो ये सब जब थोड़ा सा बढ़ेगा 33% पे, तो जो है ये इस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट करेगा, जो इक्वलिटी की बात हम करते हैं। ठीक है, तो ये लैंगिक भेदभाव को कम करेगा और महिलाओं के लिए भी चीज़ों को बढ़ाएगा, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, दूसरी बात वीमेन एम्पावरमेंट का काम करेगा ये, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण कैसे? महिला सशक्तिकरण देखिए, जब आप उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिए, जब आप महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिए, ठीक है, संसद के अंदर उनको उनकी सीटें बढ़ाएं और वो इलेक्ट होके गई, तो वो ऑटोमेटिक वो पावर को होल्ड करेंगी, वो पावर शेयरिंग में उनका जो है नंबर बढ़ेगा। तो जब पावर शेयरिंग में उनका नंबर बढ़ेगा तो वो उनकी स्थिति मजबूत होगी। जैसे अगर वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं? ये आजकल का जो ट्रेंड चला है विमेन एम्पावरमेंट का, कि अपनी मर्जी के हिसाब से छोटे कपड़े पहन लिए, पार्टी कर लिए, घूम लिए, ये सब वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। इससे बराबरी नहीं होती। बराबरी किससे होती है? कि आपका डिसीजन मेकिंग में आपका कितना रोल है। आज भी घर की महिलाओं को निर्णय लेने में उनका कितना जो है, उनका व्यू कितना लिया जाता है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। 10 में से 8 घरों में अभी भी औरतों की व्यू को दरकिनार कर दिया जाता है। तो ये जो है आपका जो है डिसीजन मेकिंग में कितने रोल है, ये चीज़ डिफाइन करती है आपके वीमेन एम्पावरमेंट को, कि आपका निर्णय लेने में आपका कितना जो है उसमें योगदान है। ये चीज़ आपकी स्थिति को दर्शाता है और इससे आपको पता चलता है आप कितने एम्पावर हैं। आप अपने फैमिली के अंदर, घर के अंदर, या फिर बाहर भी आपका अगर कोई ग्रुप है तो उसके अंदर आपका क्या स्टेटस है, आपके भी वो कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। ठीक है, तो जब ये पावर शेयरिंग होल्ड करेंगी, जब ये घर से बाहर निकलेंगी, इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व होगा, इनको पावर में हिस्सेदारी मिलेगी, तो ये अपने आप घर के अंदर भी मजबूत होंगी, समाज के अंदर मजबूत होंगी, देश के अंदर मजबूत होंगी, और ओवरऑल जो है हमारा वीमेन एम्पावरमेंट होगा। तो महिला सशक्तिकरण लाने का ये बहुत शानदार स्टेप है। अगर आप उनको पॉलिटिकली मजबूत करते हैं तो उनका सोशल स्टेटस भी अकॉर्डिंगली मजबूत होगा। आप हर चीज़ों को रिलेट करके देखिए। ऐसा नहीं है कि वो संसद में जा रही हैं फिर घर आ रही हैं तो उनकी बात कोई ऐसे ही नहीं सुनेगा। हर एक तरह से स्टेटस में बदलाव होगा, फिर वो बाहर जा रही हैं तो उनको वैल्यू मिलेगी, हर एक तरह से उनके जो स्तर में सुधार होगा। तो वीमेन एम्पावरमेंट को ये चीज़ प्रमोट करता है जो हमारा महिला शक्ति वंदन अधिनियम है, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि महिलाओं की बहुत दयनीय स्थिति है। वो सब आप लोग जानते हैं, रोज न्यूज़ में पढ़ते हैं कि कहीं एसिड अटैक हो रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं पे मारपीट, घरेलू हिंसा हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए महिला का सशक्त होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और वो दो ही तरीक़ों से हो सकता है, या तो आप पढ़ लिख के अपने आप को इस काबिल बनाइए, और या तो आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो। इन दो तरीक़ों से ये हो सकता है, जिसमें से ये एक तरीका है। इसके अलावा फिर वही बात है, डिसीजन मेकिंग में, निर्णय क्षमता उनकी बढ़ती है। जब ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगी, पोजीशन होल्ड करेंगी, तो डिसीजन मेकिंग में इनका से होगा। जो नियम बनेंगे उसमें इनकी भी तो बात सुनी जाएगी। तो इस तरह से इनका जो है वीमेन का जो है डिसीजन मेकिंग में रोल बढ़ेगा। नियमों को बनाने में महिलाओं की भी भूमिका होगी, जो कि अभी बहुत कम है। तो महिलाओं के लिए भी सोचेंगे कि औरतों को क्या क्या समस्याएँ होती हैं, क्या क्या चीज़ें उनकी बेहतरी के लिए की जा सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा पावर शेयरिंग में उनका जो, वही मैंने बताया है, वही पॉइंट है, पावर शेयरिंग में उनका हिस्सा बढ़ेगा। वो पावर को शेयर करेंगी और महिलाओं का और उसमें इंक्लूजन होगा पावर शेयरिंग में। वो जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में और बढ़ेंगी तो ये सारी चीज़ें उनके महिलाओं के बेनिफिट के लिए होंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया महिला जो है आरक्षण बिल के बारे में, वीमेन रिजर्वेशन बिल, और इसको कहते हैं नारी शक्ति वंदना अधिनियम। और इसके जो फ़ायदे हैं, अगर ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो जाए तो महिलाओं की स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिल सकता है। ये सारा टॉपिक था आज का। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।